काफ़ी दिनों बाद हमारी और आपकी इंटरेक्ट हो रही है ना। और मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट अल्टरनेट लेकर आया हूँ फिलहाल के लिए, जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इंग्लिश ग्रामर है ना। इंग्लिश ग्रामर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप जैसे जानते हो कि आपके सिलेबस में इंग्लिश के दो पार्ट हैं। एक आपको इंग्लिश का वो पार्ट पढ़ना है जिसमें आप रीडर हो, और दूसरा ग्रामर वाला पार्ट है ना। तो ग्रामर पार्ट में 35 मार्क्स आपको 76 लाने होते हैं 17 है ना। 35 मार्क्स की पूरी कैटेगरी यूपी बोर्ड ने बना के रखी है, जिसमें से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 नंबर का है, 2 मार्क्स वो देता है। सिंथेसिस 2 मार्क देता है। ट्रांसफॉर्मेशन 2 मार्क देता है। सिंटैक्स आपका 2 मार्क देता है। इडियम एंड फ्रेजेस आपका 2 मार्क देता है ना। वोकैब से आपको 8 मार्क 4 मार्क मिलने हैं। ट्रांसलेशन से आपको 15 मार्क मिलने हैं। और एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग से आपको 15 मार्क मिलने हैं। और अनसीन पैसेज से आपको 5 मार्क। ठीक है, तो ये आपके मार्किंग है। तो जिसमें से हम आज ये जो हमारी चर्चा होगी ये 2 मार्क्स के लिए होगी, और उसका नाम आपका होगा क्या? वॉइसेस। इसका क्या होगा बेटा? वॉइसेस है ना। वॉइसेस के बारे में आपने मैं भी क्लास 10 में पढ़ा ही होगा। मैं भी क्या आपने पढ़ा होगा, उसी को थोड़ा सा और हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ वॉइसेस जो है आपका ये 2 मार्क आपको देता है, और कंफर्म 2 नंबर इसमें से आपको आने ही आने हैं। तो ढंग से पढ़ेंगे ताकि 2 नंबर हमारा सिक्योर हो जाए। ठीक है, वॉइसेस जैसे कि आप जानते ही हो, इसका इंग्लिश हिंदी होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। वाच्य क्या होता है? वॉइसेस क्या होते हैं? वाच्य का मतलब जो भी हम वाक्य बोलते हैं, बोलने की जो तरीका है उसी को हम वाच्य कहते हैं। तो इसके 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और दूसरे को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस हम उसे कहते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन doer is more important than work done। सब जो लिखिए आ रहा है बस उसके आगे नहीं, देन के बाद 1 मिनट लिखिए आ जाएगा। वर्क डन। ओके, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क डन। और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो होगा वर्क डन is more important than doer। क्या लिखा मैंने? वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर। तो ये मैंने डिफाइन किया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को, है ना। डिफिनीशन आपसे एग्जाम नहीं पूछता है। बेसिकली आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एक्टिव वॉइस दिया होता है और आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है, या सेकंड तरीका ये है एग्जामिनेशन का कि वो आपसे पैसिव वॉइस दिया है और उसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल इस चीज को समझने के लिए, इस डिफिनीशन को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूँ। जरा आप बताना कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आज मिश्रा सर ने मैथ पढ़ाया। ठीक है, मिश्रा सर ने मैथ पढ़ाया, और दूसरा मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूं। पहला मैं लिखा मिश्रा सर ने मैथ पढ़ाया, और एक और सेंटेंस मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मैथ पढ़ाया। ठीक है बेटा, मैथ पढ़ाया
गया। इन दोनों सेंटेंसेस में आप जरा देखो, पहला जो सेंटेंस है मिश्रा सर ने मैथ पढ़ाया, तो यहाँ पर मिश्रा सर ने मैथ को पढ़ाया है, मिश्रा सर ने काम किया है, तो ये अपने आप में डूअर हुआ। डूअर का मतलब डू मतलब काम करना और डूअर मतलब काम करने वाला, ठीक है। तो मिश्रा सर ने काम किया, डूअर इंपॉर्टेंट है। और जब इंपॉर्टेंट चीजों को हम, भाई देखो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ ये बताओ आपके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, है ना, तो आपके जुबान पे सबसे पहले जिस फ्रेंड का नाम आता है वो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। वैसे ही जो चीज पहले आ रही है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर मिश्रा जी का नाम पहले आया, यानी ये डूअर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इनका नाम हमने पहले लिखा। और हम जो काम किया उन्होंने मैथ पढ़ाने का काम, उसको हमने कहाँ लिखा, लास्ट में लिखा। तो जब हम डूअर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वर्क डन को कम प्रायोरिटी देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्या बेटा, एक्टिवाइज। इसमें जो काम करने वाला होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्क डन की अपेक्षा में। दूसरा जो आपका है मैथ पढ़ाया गया। अब मैथ पढ़ाया गया तो मैथ आपको रिजवान सर ने पढ़ाया, मैथ आपको अभिषेक सर ने पढ़ाया, मैथ आपको प्रिंसिपल सर ने पढ़ाया, या फिर मैथ आपको मिश्रा सर ने पढ़ाया। यहाँ पर डूअर इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना। तो जब डूअर इंपॉर्टेंट नहीं था तो हमने डूअर को हटा दिया, नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो चीज आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगती है आप क्या करते हो, उसको स्किप कर देते हो कि चलो उसको हम बाद में देखेंगे, तो इसमें हमने स्किप कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैथ पढ़ाना यानी काम जो था वो हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट था। वर्क डन आप जब आपका इंपॉर्टेंट होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, पैसिव कहेंगे। क्या कहेंगे, पैसिव। बात समझ आ गई। तो मैंने क्या लिखा, एक्टिवाइज डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क डन। तो यहाँ देखो डूअर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने शुरू में लिखा, यहाँ वर्क डन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने क्या लिखा, इसको शुरू में लिखा। तो जहां पर डूअर इंपॉर्टेंट है वो अपने आप में एक्टिवाइज है, जहां पर वर्क डन इंपॉर्टेंट है वो अपने आप में पैसिवाइज है। तो यही इसी चीज को हमें समझना है। ये तो हमारी कॉमन सी एक सिंपल सी डिफिनीशन है। अब हम इसी को समझेंगे कि ये जो एक्टिवाइज और पैसिवाइज है, ठीक है, ये दोनों चीजें होती तो एक हैं, वास्तव में तो ये चीजें एक हैं, लेकिन इनके कहने का तरीका अलग है, इनके बोलने और लिखने का तरीका अलग है। तो ये जो तरीका बदल के हम लिखते हैं इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम एक नाम देते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर। क्या, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर में चेंज हो लेकिन मीनिंग में कोई भी परिवर्तन ना आए, बात कहने का तरीका बदल जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, एक बात हुई। दूसरी बात मैंने कहा कि मेरे द्वारा आपको अंग्रेजी पढ़ाई गई, है ना, अंग्रेजी को मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया। बातें दोनों वही हैं, लेकिन एक जगह मैंने अपने नाम को पहले जिक्र किया, दूसरे में अंग्रेजी को पहले जिक्र किया। तो जिसका जिक्र हम पहले करते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या कहा, तो ये जो हमने पैटर्न बदल दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, है ना, इसी को हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ लेकिन मीनिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं आया। स्ट्रक्चर, अब इस वर्ड पे क्या काम करो, स्ट्रक्चर क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोई भी जो आपका सेंटेंस होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है बेटा सब्जेक्ट, दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, वर्ब, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यही आपका है स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का। तो इसी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं शुरू में। क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं शुरू में, वर्ब को हम वहां से नहीं लाते हैं, लेकिन वर्ब की फॉर्म हम चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए हम इसको लिखा है चेंज द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। या चलो चेंज हेल्पिंग वर्ब हटाते हैं, इसकी चर्चा भी 2 मिनट बाद में करूंगा। फिलहाल आप समझो वर्ब और ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लाएंगे कहां पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर। कहां पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो इसी को तो हमने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान देना ये 2 नंबर
आपको दिलाएगा बोर्ड्स में। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 2 नंबर के लिए इतना माथा पच्ची क्यों करना, तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो ग्रामर का पार्ट है उसमें सिर्फ आपको 35 मार्क लाने हैं, जिसमें से 2 नंबर सिर्फ ये दिला रहा है, इसका मतलब 5% मार्क आप यहाँ से गेन करोगे। तो 5% अपने आप में मायने रखता है इसका, ठीक है, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो हमने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डिफिनेशन बताई, फिर मैंने ये बताया कि जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करने का जो ये तरीका है, या फिर ये जो क्या कहते हैं इसको ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को हमने क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज, मतलब सिर्फ हम उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, उसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं अखबार बांटे गए, या फिर मैं आपसे कहूं लड़के ने अखबार बांटा, काम दोनों में अखबार बांटना ही हुआ। अरे बोलो, दोनों में काम क्या हुआ, अखबार बांटना ही हुआ। लेकिन एक में जब हमने कहा कि अखबार बांटे गए, तो वहां पर अखबार का बांटना इंपॉर्टेंट था, किसने बांटा ये इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये अपने आप में पैसिव वॉइस हो गया। अब मैं कहूं कि लड़के ने अखबार बांटे, तो यहाँ पर जिसने काम किया वो इंपॉर्टेंट है, लड़का इंपॉर्टेंट है, तो ये जब काम करने वाला इंपॉर्टेंट होता है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस कहते हैं, है ना। ये अपने आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें समझना है कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है बेटा। एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं, कुछ मैं एग्जांपल आपके सामने लिख दे रहा हूं। जैसे इंग्लिश, हिंदी में तो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, है ना, इंग्लिश में कुछ एग्जांपल से समझ लें। राम कार्ड रीमा, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा शी रोट अ लेटर। तीसरा मैंने लिखा अ स्नेक इज किल्ड विद एन एरो, ठीक है जी। तो इसको देखो आप, राम कार्ड रीमा, राम कार्ड रीमा, तो इसमें जो राम है, राम ने रीमा को बुलाया, तो राम तो डूअर हुआ, और डूअर चूंकि इंपॉर्टेंट है, डूअर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने कहाँ रखा, शुरुआत में रखा। और शुरुआत में रखा बेटा, जब डूअर इंपॉर्टेंट होगा तो वो कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एवी लिखते हैं। दूसरा सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, किसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, तो मतलब काम करने वाला यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक्टिव वॉइस। लेकिन जरा तीसरे सेंटेंस को आप देखो, मैंने लिखा स्नेक इज किल्ड विद एन एरो, एक सांप को एक एरो से मारा गया, एक तीर से मारा गया। किसने मारा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मारा गया ये इंपॉर्टेंट है ना। तो जब वर्क डन आपका इंपॉर्टेंट होगा, तो वर्क डन जब आपका इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसी को हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस। आई होप यहां तक बातें आपको क्लियर हुई होगी, है ना। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अभी अभी मैंने आपको समझा दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना। तो आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे, तो उसमें सबसे पहला टाइप का जो सेंटेंस आता है वो क्या होता है बेटा, असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव। तो इसको हम किस तरीके से चेंज करने वाले हैं, इसी पर हम बात करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, हाँ जी, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट। ये आपका कौन सा होगा जी, एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा यहाँ पे, एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। अब देखो, मैं इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना चाहूं, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाते हैं। एक जनरल कैटेगरी में आपको बता रहा हूं, फिर हम बात करेंगे कि टेंस के बेसिस पर किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक स्ट्रक्चर हुआ किसका, एक्टिव वॉइस का। इसको हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं किसमें, अरे बोलो, पैसिव वॉइस में। तो हम सबसे पहले किसको उठा के लाएंगे, ऑब्जेक्ट को। मैंने लिखा क्या, ऑब्जेक्ट, लो जी लिख दिया मैंने। अब आगे हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखना, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं
तो टेंसेस के बेसिस पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। यहां पर मैं एक जनरल कैटेगरी बता रहा हूं, तो यहां मैं लिख रहा हूं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। लो जी, ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? मेन वर्ब। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप जिस भी टेंस का आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, चाहे दुनिया की कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, अगर आप उसकी पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो पैसिव वॉइस की मिनिमम कंडीशन होती है कि आपको उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना होता है। कौन सा फॉर्म लिखना होता है? थर्ड फॉर्म ही लिखना होता है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आया, डूअर बना दिया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लिखा, फिर मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लिखने वाले हैं। फिर जो ये आपका सब्जेक्ट है, इसे हम जाकर लिखेंगे जी सबसे लास्ट में, और ये अपने आप में जब यहां आएगा तो इसको हम नाम देंगे क्या? एजेंट। क्या नाम देंगे जी? एजेंट। लेकिन ये एजेंट तब तक पूरी तरीके से फुलफिल वर्क नहीं कर पाएगा जब तक हम इसके साथ कोई सुटेबल आर्टिकल ना जोड़ दें। क्या ना जोड़ दें? सुटेबल आर्टिकल। ये सुटेबल आर्टिकल क्या है? ठीक है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट की जगह पर आता है। एक कोई एक आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल नहीं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या? प्रीपोजिशन। ठीक है, हाँ जी, सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ठीक ठीक। अब देखो जरा, मैं कुछ एग्जांपल्स में आपको लिखा हूं। जैसे मैंने लिखा राम was called by, just a minute please। चलो एग्जांपल को थोड़े 10 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। ये सुटेबल प्रीपोजिशन कौन कौन से यूज किए जाते हैं? एक यूज किया जाता है बाय, एक यूज किया जाता है इन, एक यूज किया जाता है विद, एक यूज किया जाता है एट। क्या यूज किया जाता है जी? एट। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? एट। अब देखो जरा, बाय का यूज कब करेंगे? बाय का यूज हम तब करेंगे जब एजेंट हमारा कोई पर्सन है। क्या हो जी? पर्सन। एजेंट पर्सन होने का मतलब सब्जेक्ट हमारा पर्सन है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो? पर्सन। इन का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा कोई मीडियम की तरह काम कर रहा हो। कैसा काम कर रहा हो बेटा? मीडियम की तरह काम कर रहा हो। कैसा काम कर रहा हो? मीडियम की तरह काम कर रहा हो। ठीक है, और तीसरा जो आपका है वो है विद। विद का यूज हम तब करेंगे जब विद अपने आप में, सॉरी, जब सब्जेक्ट अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट हो। क्या हो जी? इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, या फिर क्या हो? वो टूल्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा हो? टूल्स का काम कर रहा है। ठीक है, एट का यूज हम तब करेंगे जब इन तीनों के अलावा कुछ हो, समथिंग। ठीक है, समथिंग का मतलब क्या? इन तीनों को छोड़कर, यानी कोई पर्सन ना हो, यानी कोई पर्सन ना हो, कोई मीडियम ना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, तब हम यूज करेंगे किसका? एट का। ठीक है, अब आ जाओ जरा कुछ एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मैं मिटा दूं इसे? मिटा देता हूं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे राम was called by राधा। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा my shirt is contained in this bag। तीसरा एग्जांपल में लिख रहा हूं, a snake is killed with an arrow। ठीक है जी, children was lost
चिल्ड्रेन वर laughter at कुमार। ठीक है जी, ये मैंने आपके 4 एग्जांपल्स लिखे। अब इन 4 एग्जांपल को हम जरा डीप में डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेट करें कि क्या ये चारों एग्जांपल्स इन चीजों को फॉलो करते हैं क्या। सबसे मैंने क्या लिखा, पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारे चारों के चारों अपने आप में पैसिव वॉइस हैं, क्योंकि आप देखो सब में वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर दिख रहा है। राम वाज कॉल्ड बाय राधा, राम ने राधा को बुलाया, राम ने राधा को बुलाया। ठीक है, सॉरी, राधा ने राम को बुलाया, तो राम को बुलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुलाया गया ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने शुरू में रखा, और जिसने बुलाया उसको हमने कहां रखा, वर्क डन जिसने किया यानी डूअर जो था उसको हमने कहां रखा जी, लास्ट में। जब लास्ट में रखा तो ये अपने आप में क्या हो गया, पैसिव वॉइस। वैसे माय शर्ट इज कंटेन्ड इन दिस बैग, ठीक है जी, ये भी अपने आप में क्या है, पैसिव वॉइस। शर्ट को रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, कहां रखा गया है, बैग में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब अपने आप में मैंने पैसिव वॉइस लिख रखा है। हम इसको आप एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या ये जो मैंने लिखा कि बाई हमेशा पर्सन के साथ यूज होता है, इन हमेशा मीडियम में यूज होता है, विद हमेशा इंस्ट्रूमेंट या टूल के साथ यूज होता है, और एट समथिंग एल्स पर यूज होता है, तो ये बातें सही है आप भी। आओ देखिए जरा, राम वाज कॉल्ड बाय राधा, तो राधा अपने आप में एक पर्सन है या नहीं है, अरे बोलो पर्सन है ना, जब पर्सन है तो उसके साथ हमने किसका यूज किया, बाई का। दिस इज ट्रू, वेरीफाई हो गया, दिस इज वेरीफाइड। माई शर्ट इज कंटेंट इन दिस बैग, जब आप किसी बैग में, जस्ट अ मिनट, मैं एक बैग बना देता हूं ऐसे, हाँ जी, जब आप किसी बैग में कुछ रखते हो, कुछ रखते हो आप, है ना, जब आप बैग में कुछ रखते हो तो वो चीज उसके अंदर समा जाती है कि नहीं, समा जाती है ना। तो जब कोई चीज उसके अंदर समा जाती है तो जो जिसमें वो समाया है वो अपने आप में एक मीडियम है कि नहीं है, अरे बोलो, वो अपने आप में एक मीडियम होता है, वो साधन होता है ना, साधन होता है। मीडियम का मतलब क्या होता है, साधन। तो बैग अपने आप में साधन है, और साधन के लिए, मीडियम के लिए हमने किस प्रीपोजिशन का यूज किया, इन का। हमने किसका यूज किया, इन का। ये भी वेरीफाइड हो गया, है ना। तीसरा देखते हैं, और स्नेक इज किल्ड विद एन एरो, क्या ये किसी आदमी का नाम है, एरो किसी आदमी का नाम है क्या, पर्सन है क्या, नहीं है। क्या ये कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या, इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट ही है। क्या ये कोई मीडियम है क्या, कोई मीडियम नहीं है, ये मीडियम तो है नहीं, साधन तो है नहीं। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, एक औजार है, जिससे आप किसी को चीज को मारा जाता है, एरो, है ना। तो देखो एरो के साथ हमने क्या लगा रखा है जी, विद। हमने क्या लिखा कि विद का यूज हम कब करेंगे, जब हम इंस्ट्रूमेंट या टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको जनरली रटाई जाती हैं, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मेरा वादा है जिस दिन आपका पैसिव वॉइस खत्म होगा, मैं इस बात को श्योर करता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन देखते ही आप आंसर करोगे। उसके ऐसे तरीका आपको डेवलप करके बताने वाला हूं कि आप देखते ही बता दोगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। बस क्या आपकी अटेंशन होनी चाहिए, कहां पर, लेक्चर पर, न कि दाएं। ठीक है, अब देखो, चिल्ड्रन वर लाफ्टर एट कुमार, हाँ जी, सॉरी एट कुमार नहीं हुआ, ड्रामा, क्या लिखा मैंने, ड्रामा। अब ये बताओ आप, क्या ड्रामा किसी आदमी का नाम है, नहीं है, तो इसके साथ हम बाई का यूज नहीं कर सकते। ड्रामा कोई मीडियम है क्या, नहीं है, तो इसके साथ हम इन का यूज नहीं कर सकते। ड्रामा कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या, कोई टूल, कोई औजार है क्या, नहीं है, तो भाई इसके साथ हम विद का यूज भी नहीं कर सकते, सॉरी हाँ, विद का यूज भी नहीं कर सकते। ना ये अपने आप में पर्सन है, ना ये अपने आप में मीडियम है, ना ये अपने आप में इंस्ट्रूमेंट है। तो जब तीनों को हटा दिया और चौथी कैटेगरी हमने क्या लिख रखा है, समथिंग, तो है ना ये कुछ अलग है। जब अलग, तो इसी के साथ हम जब इन तीनों के अलावा कुछ भी मिलेगा तो हम उसके साथ क्या लगाने वाले हैं, पूरे टेंस में, पूरे कहीं पर भी, पूरे जहां भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे, वहां पर इस तरीके की जहां पर भी आपको बात होगी वहां पर आप किसका यूज करोगे, एट का। ठीक है, तो ये पूरा, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, है ना, सुटेबल प्रीपोजिशन के साथ। इसी को सुटेबल प्रीपोजिशन का मतलब जो प्रीपोजिशन जिस सब्जेक्ट के साथ ज्यादा अच्छा बैठे। ठीक है, तो ये अपने आप, किसी को हमने क्या नाम दिया था,
एजेंट। क्या नाम दिया था? एजेंट। अब ये इज कहां से आया, ये वर्ब कहां से आया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां से आया, ठीक है। फिर इनके आगे की चीजें किस तरीके से हम टेंस के आधार पर इसको हम चेंज करेंगे, ये बात तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं, बिकॉज एक लंबी कहानी है, एक लंबी स्टोरी है और काफी इंटरेस्टिंग है। इन चीजों को आपको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है, जो भी कॉपी आपके पास अवेलेबल हो वो आप उस पर नोट डाउन करें, ठीक है। और इसके आगे की चीजें जैसे जैसे आपको बताई जाएगी आप उसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार करें, क्योंकि ये आपको 2 नंबर 100% बोर्ड्स में आने होते हैं। दूसरी बात, एक चीज और है, आपको जो भी ये वीडियो क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, ये क्लासेस आपको अल्टरनेट डेज पर मिलेंगी। जैसे मान लेते हैं कि आज आपका कौन सा डे है, वेंसडे है ना। वेंसडे को आपको इंग्लिश की और मैथ की क्लास अवेलेबल कराई जा रही है, तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो थर्सडे को नहीं होगी। थर्सडे को आपको जो आज पढ़ाया गया होगा उससे रिलेटेड कंटेंट आपको वर्क घर पे करने को दिए जाएंगे और फिर आपको फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास मिलेगा। बस समझ में आ रहा है? यानी एक एक दिन की गैपिंग पर आपको क्लास मिलनी है। जो एक दिन का गैपिंग है उसे आपको बर्बाद नहीं होने देना है। उस दिनों में इसी लेक्चर को आपको दोबारा से देखना है, अपने नोट्स को दोबारा से पढ़ना है और उसके साथ जो कंटेंट जो आपको वर्क व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा उस पर काम करना है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस पूरे लेक्चर में या कोई भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, मैथ हो या फिर आपका क्या हो, इंग्लिश हो या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जल्दी बायोलॉजी की क्लासेस भी अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अगर कोई भी दिक्कत है, चाहे वो साउंड का इशू हो, चाहे वो कंटेंट का इशू हो, चाहे वो विजुअलिटी की इशू हो, कोई भी इशू हो, तो आप जैसे ही वीडियो देखते हो, ऐसे मान लो आप YouTube पर ऐसे वीडियो देख रहे हो, तो इसके नीचे और छोटे छोटे कई सारे आपको आइकॉन दिखते हैं जिसमें अलग अलग टाइप की वीडियो दिखते हैं। जब इसको आप स्क्रॉल करोगे तो सबसे नीचे आने पर यहाँ एक कमेंट का ऑप्शन दिखता है। क्या दिखता है? कमेंट का ऑप्शन। इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट कोई भी आप यहाँ पर रिलीज कर सकते हो। आप कमेंट करो आपको ये चीजें पसंद आई कि नहीं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं करना चाहते हो नो एनी प्रॉब्लम, उसका हमें कोई इशू नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करो कि आप लाइक बटन को प्रेस किया करो, इससे ये हमें पता चलता है कि कितने बच्चों ने इस चीज को देखा और समझा, उन्हें पसंद आया, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दूसरी चीज, अगर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने में कोई इशू है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। इस चीज को व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी तो मैंने उस ग्रुप में सिर्फ टीचर्स ही मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन उस ग्रुप से नंबर निकालकर जो जो हमारी टीम काम कर रही है उस सबकी नंबर उसमें अवेलेबल है। उस नंबर को आप निकालो, उस पर्सनल नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको पूछ सकते हो और उस चीज को हम इंश्योर करते हैं कि आपका क्या करेंगे, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।